वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जुनैरा नहाकर बाहर आई और अपने लंबे लाइट ब्राउन बालों को तौलिए से सुखाने लगी। बाल सुखा करके उसने तौलिया बेड पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठाया, कैप खोला और हाथ की हथेली पर स्प्रे करके उसे नाक के करीब लाकर सूंघने लगी। जुनैरा को खुशबुओं से इश्क की हद तक लगाव था। शायद ही कोई परफ्यूम होगा जो उसकी कलेक्शन में नहीं था, मगर उसके इश्क और उसके बीच उसकी दादी जालिम समाज बनी रहती थी। जुनैरा, दादी की आवाज़ पर जुनैरा को करंट लगा और उसने तेज़ी से परफ्यूम की बोतल बंद करके रख दी और वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोने लगी। जोनी बेटा, दादी ने दोबारा आवाज़ दी। जी दादी, अभी आई, उसने कहा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकल गई। जुनैरा घर में सबसे छोटी और लाडली थी। उससे बड़ा एक भाई माज और बहन ज़ारा थी। मासूम सी प्यारी सी जुनैरा को सब मानो कहकर छेड़ते थे। अपने खुशबू से लगाव की वजह से अक्सर उसे दादी की बातें सुननी पड़ती थी। दादी का कहना था कि जवान और ख़ास तौर पर कुंवारी लड़कियों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए और ना ही फूल पहनने चाहिए, मगर फिर भी जुनैरा मौका मिलते ही अपने शौक़ को पूरा ज़रूर करती। जुनैरा भागती हुई दादी के पास आई। ए लड़की, क्या हुआ कि घोड़े पर सवार है? दादी ने उसकी तेज़ी पर कहा। वो दादी, आप बुला रही थी ना? जुनैरा ने कहा। हाँ, याद आया, तुम्हारी सहेली की अम्मी ने कुछ देने को कहा था, वो उन्हें दे देना, दादी ने कहा। जी अच्छा, जुनैरा ने कहा। जोनी बेटा, बहुत देर मत करना वापसी पर, अम्मी ने कहा। अम्मी, मेहंदी तो शुरू ही लेट होती है, जुनैरा ने आगे आते गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेहंदी में जाने की क्या ज़रूरत है, बारात में चली जाना, दादी ने कहा। दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड है राबिल, उसकी तो हर फंक्शन में जाऊंगी, जुनैरा ने जल्दी से कहा। उसे पता था कि अगर अब्बू को खबर हो गई कि दादी ने जाने से मना किया था, फिर उसका जाना पक्का कैंसिल हो जाना था। ठीक है, जाना है तो वक्त से घर वापस आ जाना, दादी ने कहा तो जुनैरा ने सुकून की सांस ली। बेटा, कपड़े इस्त्री कर लिए थे? अम्मी ने पूछा। अम्मी, वो तो रात को ही कर लिए थे, यहाँ तो लाइट आना ख्वाब हो गया है, जुनैरा ने कहा तो दादी भी बिजली वालों की शान में कसीदे पढ़ने लगी। अम्मी और दादी को छोड़कर जुनैरा अपने कमरे में चली गई और फिर अपनी ज्वेलरी फैलाकर बैठ गई। इनमें से तो कोई भी अच्छी नहीं लग रही, जुनैरा ने अपने आप से कहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? ज़ारा ने कमरे में आते हुए कहा। ये ईयरिंग्स, जुनैरा ने कहा। याद आया, ज़ारा अप्पी, उसने उछल कर कहा। ज़ारा अलमारी से कुछ निकाल रही थी। उसने रुक कर कहा, अप्पी, मुझे आप अपना कुंदन वाला सेट दे दीजिए, वो मेरे सूट के साथ चल जाएगा। अच्छा, अभी देती हूँ, ज़ारा अप्पी ने कहा और झट अलमारी से सेट निकाल कर उसे दे दिया। अप्पी, मुझे सैंडविच बना दीजिए, जुनैरा ने अपनी खूबसूरत उंगली में अंगूठी पहनते हुए कहा। अभी बना देती हूँ, ज़ारा बोली। थैंक्स आपी, जुनैरा ने जल्दी से कहा। कुछ ही देर में ज़ारा ने सैंडविचेस बनाकर भेज दिए। मेहंदी रंग के सूट में उसकी रंगत निखर रही थी। माज बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। अभी आई, जुनैरा ने जल्दी से कहा और निकलने लगी। सोनी, जल्दी आना बेटा, अम्मी ने कहा तो जुनैरा गर्दन हिलाने लगी और तेज़ी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। राबिल के घर पहुंचकर जुनैरा जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। सोनी, माज ने आवाज़ दी तो वो पलट कर आई। जब आना हो तो 10 मिनट पहले कॉल कर देना, माज ने कहा। ओके भाई, सोनी ने कहा और राबिल के घर चली गई। राबिल अपने कमरे में बैठी थी। जुनैरा उसके पास जाकर उससे लिपट गई। अब आई है सोनी की बच्ची, मैंने कहा था कि दोपहर से पहले आ जाना, राबिल ने शिकायत की। दोपहर? मैडम, दादी का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी भी आने से रोक देती, जुनैरा बोली। अच्छा छोड़ इन सब बातों को,
तू मुझे अपने परफ्यूम्स की रेंज दिखा। घर से तो मैं ऐसे ही आ गई। तुझे तो पता है ना, खुशबू के बगैर मैं रह नहीं सकती और दादी मुझे खुशबू लगाकर आने नहीं देती। जुनैरा ने सामने लगे आईने में अपना जायजा लेते हुए कहा। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, देख ले, राबिल ने कहा तो जुनैरा परफ्यूम्स देखने लगी। फिर उसने एक बोतल उठाई और अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर लिया। बस कर, राबिल ने कहा, क्योंकि जुनैरा ने उसके ऊपर भी स्प्रे करना शुरू कर दिया था। अरे भाई, आज तो जुनैरा क़यामत ढाकर छोड़ेगी, रमशा उनकी दोस्त ने कहा। कैसी हो जोनी बेटा? राबिल की माँ ने कमरे में आकर जोनी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, जुनैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो लड़कियों, अब बाहर आ जाओ, ढोलकी शुरू कर लो, लड़के वाले आ गए हैं। और जोनी तुम राबिल को बाहर ले आओ, राबिल की माँ ने कहा तो जुनैरा और राबिल की कजिन्स और दोस्तें उठ खड़ी हुईं। फिर वो सब राबिल को लेकर बाहर आ गई। मेहंदी का इंतज़ाम छत पर किया गया था। राबिल को स्टेज पर बिठाकर सारी लड़कियां ढोलकी लेकर बैठ गईं। जुनैरा ढोलकी पर थाप मारती जा रही थी और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही थीं। जुनैरा मेहंदी रंग के सूट में अलग ही चमक रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें उसी पर टिकी थीं। जुनैरा इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मगन हंस रही थी कि वो यहाँ मौजूद उन सब लोगों के अलावा किसी अनदेखी नज़रों के हिसार में यानी घेरे में आ चुकी थी। ऐसा हिसार, ऐसा घेरा जिससे निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सामने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक अनदेखा वजूद आराम से सो रहा था। नींद में होने के बावजूद उसकी नाक बेहद तेज आकर्षक खुशबू के टकराने से फड़कने लगी। उसने नींद से पोंछल अपने पपोटों को 3-4 बार झपका और फिर उसने अपनी लाल डोरों से भरी नींद से भरी गहरी हरी तिरछी पतली आंखों को हिलाकर खोल दिया। फिर उसके कान हवा में ऊंचे खड़े हो गए। एक खनकती हंसी उनसे टकराई थी, जैसे किसी ने जलतरंग को छेड़ दिया हो। उसने अपने आप को खींच कर अंगड़ाई ली और सीधा होकर आवाज़ की तरफ मुड़ गया। वो एक के बाद एक डाल उतर कर नीचे आ रहा था और फिर वो पहली डाल पर आकर रुक गया। उसकी नज़र आवाज़ के डायरेक्शन का पीछा कर चुकी थी और वो एक जगह ठहर गई। मेहंदी रंग के सूट में सुर्ख और सफ़ेद भूरी सी वो खूबसूरत लड़की अपने गुलाब के पंखड़ियों जैसे होठों से गाने गा रही थी। उसके सुनहरी बालों की लटें हवा से बार बार उसके गालों को छू रही थी। उसका वजूद खुशबू में डूबा हुआ था। वो हुस्न के इस नज़ारे में खो गया था। कितनी देर गुजर गई, वो स्टेच्यू बना उसे तकता रहा। वो उसकी नज़रों के घेरे में थी, पर उसकी नज़रों का घेरा एकदम टूट गया। वो लड़की उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गई थी। उसने छिंचलाकर अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया और ढूंढते अंदाज से आगे बढ़ने लगा। चलो बच्चियों, अब ढोलकी उठा लो, रस्म शुरू करनी है, फिर बाद में गाने गाती रहना, राबिल की फुफ्फो ने कहा। तो जुनैरा और बाकी लड़कियां खड़ी हो गईं। रस्म शुरू हो गई और औरतें राबिल को उपटन लगाने लगीं। जुनैरा एक तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ गई। चल ना जोनी, यहाँ क्यों बैठ गई? रमशा बोली। तू चल, मैं अभी आई, ढोल बजाने से हाथ दुख रहा है, जुनैरा ने कहा। उसका इतना कहना था कि एक तरफ रखा ढोल कुर्सी से नीचे गिरा और 2 टुकड़े हो गया। सब उसी तरफ देखने लगे। अरे ये ढोल कैसे टूट गया? एक औरत ने कहा। कच्ची लकड़ी का होगा, दूसरी ने राय दी। फिर दोनों बातों में बिजी हो गईं। ढोल इतना अहम नहीं था कि कोई इशू बनता। रमशा वहाँ से जा चुकी थी। जुनैरा उठने ही लगी थी कि उसकी नज़र अपने बराबर में पड़े मोतिया के गजरों पर पड़ी। जुनैरा ने वो गजरे उठा लिए। वो उन्हें हाथों में पहनने ही वाली थी कि राबिल की फुफ्फो आ गईं। जुनैरा बेटा, रमशा और राबिल तुम्हें बुला रही हैं। अरे इतने खूबसूरत गजरे! उन्होंने जुनैरा के हाथ में गजरे देखकर कहा। आंटी आप पहन लीजिए, ये मेरे नहीं हैं, जुनैरा बोली और गजरे उनकी तरफ बढ़ा दिए। राबिल की फुफ्फो ने वो गजरे लेकर पहन लिए। थैंक यू बेटा, उन्होंने कहा और जुनैरा मुस्कुराती राबिल के पास चली गई। रस्म चल रही थी। एकदम शोर होने लगा।
सब वहाँ गए तो वहाँ अजीब ही मंजर था। घर पर सजी लाइटें जाने कैसे टूट कर गिर गईं। उनके नीचे राबील की फुफ्फो खड़ी थीं, वो उनमें उलझ गईं। उनके दोनों हाथों से तार टकराए और उन्हें जोरदार झटका लगा तो वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। सब उनके पास आ गए और उन्हें निकाला। वो बच तो गईं, मगर उनके दोनों हाथ कलाई से कोहनियों तक झुलस गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जुनैरा ने मास को फ़ोन करके बुला लिया और राबील को बताकर घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो रात के 1:30 बज रहे थे। घर पहुंचकर जब दादी को पता चला कि जोनी खुशबुओं में डूबी हुई है तो उन्होंने उसे खूब डांटा। अब तो जुनैरा की शामत आ गई। अब्बू, अम्मी और दादी ने उसे बहुत डांटा। सोनी, वक्त देखा है तुमने? ज़रूरी नहीं कि बड़ों की बात को रद्द करके हर जगह मनमानी की जाए। जानती हो कि रात में लड़कियों का यूं खुशबू लगाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी। दादी रोहानसी हो गईं। बहुत बुरी बात है जोनी, जो तुमने अपनी दादी की नाफरमानी की। नाफरमानी यानी दादी की बात नहीं मानी, जुनैरा की अम्मी ने गुस्से से कहा। जुनैरा इस वक्त इतनी शर्मिंदा थी कि ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वो दादी से लिपट गई। दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सरासर मेरी बदतमीज़ी, बेअदबी है कि मैंने आपके कहने के बावजूद ये हरकत की। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जुनैरा को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और जुनैरा से कमरे में जाने को कहा। ज़ारा और जुनैरा का एक ही कमरा था। जुनैरा जब कमरे में गई तो ज़ारा सो चुकी थी। जुनैरा को अपने कदम मनोभारी लग रहे थे। अनदेखा बोझ उसके कांधों पर था। एक अजीब सी थकन उसे अपने वजूद पर छाई लग रही थी। सर बेइंतहा भारी हो रहा था। जुनैरा बड़ी मुश्किलों से बिस्तर तक आई और धप से गिर गई। उसे घबराहट हो रही थी। फिर उसको अपने वजूद में उठती जलन का एहसास होने लगा। वो बिस्तर पर लौटने लगी। अनगिनत अंगारे उसको अपने वजूद में नाचते महसूस होने लगे। एक अनदेखी आग उसके वजूद को झुलसा रही थी। उसने बेबसी से गर्दन मोड़ी और ज़ारा को आवाज़ देनी चाही। ज़ारा, मगर उसके होठ आपस में चिपक गए। खौफ से जुनैरा की आंखें फटने लगी। एकदम जुनैरा को अपने ऊपर अंधेरा आता महसूस हुआ और उसकी आंखें जलते जलते बंद होती चली गईं। सुबह के वक्त, सोनी उठो, 11 बज रहे हैं। ज़ारा ने जुनैरा को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वो चौंक गई। जुनैरा भट्टी की तरह तप रही थी। उसकी कोरी रंगत तांबे की तरह हो रही थी। जोनी, चंदा। उसने जुनैरा की दहकती पेशानी को छुआ तो उसने आंखें खोल दी। जुनैरा की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। ज़ारा ने घर वालों को बताया तो सब आ गए। ज़ारा और मास उसे डॉक्टर के पास ले गए। वापस आकर जुनैरा दवा खाकर सो गई। वो खड़ा उसे टिकटिकी बांधे तक रहा था। फिर वो चलता हुआ उसके करीब आया। जुनैरा को एकदम से बेइंतहा जलन महसूस होने लगी। वो नींद में थी, मगर जलन से उसे महसूस हो रहा था कि वो पसीने में शराबोर हो चुकी है। उसने जुनैरा की पेशानी को छुआ तो जुनैरा को आग की लपटें महसूस होने लगीं। उसके हलक में कांटे पड़ने लगे। उसने अपने होठों पर ज़बान फेरी और बोली, पानी। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। वो मुड़ी तो उसके होठों से ठंडे पानी का गिलास लगा दिया गया। वो पानी पीकर तकिए पर गिर गई। सुबह ज़ारा आई तो जोनी को देखकर धक से रह गई। एक ही रात में उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जोनी, ये क्या हालत बना ली है? चलो उठो, राबील का फ़ोन आया है। आज उसकी शादी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की। ज़ारा ने प्यार से कहा, मगर जुनैरा ने साफ मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। राबील की नाराज़गी की वजह से बाकी घर वाले शादी में चले गए। सिर्फ दादी और जुनैरा रह गईं। जुनैरा दवा खाकर लेट गई और दादी अपने कमरे में चली गईं। जुनैरा कमरे में लेटी थी कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। ठक ठक ठक। जुनैरा ने सोचा दादी को कुछ ज़रूरत होगी। वो मुश्किल से उठी और दरवाज़ा खोला तो एक ज़ोरदार हवा के झोंके ने उसके बाल बिखेर दिए। जोनी को ये याद तक नहीं था कि ज़ारा ने उसके बाल बांधे थे, मगर वो तो खुले हुए थे।
वो दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आई तो उसे एक साया सा अपने ऊपर महसूस हुआ। उसकी आंखें बोझल होने लगी और बेहोशी सी छाने लगी। वो अचानक बिस्तर पर लेटती चली गई। कुछ था जो एक तनी चादर की तरह उसके वजूद पर छा गया था, मगर वो क्या था वो जानने के लिए वो होश में नहीं थी। जोनी, ये लो तुम्हारे लिए फ्रूट चाट बना कर लाई हूँ, ज़ारा ने कमरे में दाखिल होकर कहा, मगर कमरा खाली था। ज़ारा ने ट्रे एक तरफ रखी और जुनैरा को ढूंढने लगी। उसने सब जगह देख लिया मगर जुनैरा नहीं दिखाई दी। फिर ज़ारा का दिमाग छत की तरफ गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मगर ऊपर पहुंचकर आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वो ठिठक गई। सामने जुनैरा बड़े से लगे हुए झूले में लेटी हुई थी। उसके सुनहरे बाल फैले हुए थे और सारी छत खुशबू से रची हुई थी, जबकि जुनैरा के ऊपर काले बादल जैसा अंधेरा सा हो रहा था। सारा ने अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा, मगर अब वहाँ कुछ नहीं था। सारा का पारा एकदम हाई हो गया। वो जाकर जुनैरा पर बरस पड़ी। ये क्या है जोनी? दादी ने मना किया था ना तुम्हें इस तरह परफ्यूम लगाने से, वो भी मगरिब के वक्त। जवाब में जुनैरा ने सारा को कुछ लम्हे घूरा, फिर अजनबी अंदाज से दूसरी तरफ देखने लगी। उठो यहाँ से और नीचे चलो। सारा ने उसको उठाया। जुनैरा उठ तो गई मगर आगे नहीं बढ़ी। चलो अब, सारा ने फिर कहा। जुनैरा टस से मस नहीं हुई। चलो जोनी, सारा ने उसका हाथ सख्ती से पकड़कर खींचा। जवाब में एक थप्पड़ सारा के गाल पर पड़ा और वो चकरा कर रह गई। अजान की आवाज़ आई तो जुनैरा खुद तेज़ी से नीचे भाग गई और कमरे में घुस गई। सारा उसकी इस हरकत पर हैरान परेशान नीचे आ गई, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब जुनैरा वॉशरूम में थी तो ज़ारा ने उसके सारे परफ्यूम उठाए और उन्हें ले जाकर बाहर फेंक आई। बहुत बदतमीज़ हो गई हो जोनी, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो, यही तुम्हारी सज़ा है, ज़ारा ने गुस्से से कहा। फिर ज़ारा ने अम्मी से कहा कि वो नहाने जा रही है। ज़ारा ने गर्म और ठंडे पानी को बैलेंस किया और शावर खोल दिया। फिर सर में शैम्पू लगाने के लिए उसने शावर बंद किया। बालों में शैम्पू लगाने के बाद ज़ारा ने शावर खोला और उसके नीचे आ खड़ी हुई और उसकी चीखें निकल गईं। उसके पूरे वजूद पर पानी लावे की तरह बरसा था। पानी उबलने की हद तक खौल रहा था। ज़ारा के जिस्म पर छाले पड़ गए थे। वो लगातार चीख रही थी। उसकी आवाज़ पर अम्मी दौड़ती हुई आईं और बाहर से मालूम करने लगीं। ज़ारा ने उन्हें अंदर बुला लिया और अम्मी उसे किसी तरह लेकर बाहर आईं। उन्होंने बड़ी चादर से उसे ढांक दिया। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। काफ़ी रोज़ उसका इलाज चला। फिर वो घर आ गई। कमरे में जब सब चले गए तो जुनैरा ने अपना अंदाज बदल लिया। अगर खैरियत चाहती है तो अपने काम से काम रख, मेरे बीच आई तो, जुनैरा ने रूखे अंदाज से कहा। सारा को उससे डर लगने लगा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें मींच लीं। जोनी बेटा, मास्क की शर्ट इस्त्री कर दो, अम्मी ने जुनैरा को शर्ट देते हुए कहा और चली गई। जुनैरा ने शर्ट की तरफ देखा और शर्ट से धुआं निकलने लगा। जब मास अपनी शर्ट लेने आया तो उसे देखकर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये क्या किया जोनी, तुम तो बिल्कुल फूहड़ हो, सिवाय फैशन करने के कुछ नहीं आता तुम्हें। आप ही क्या बीमार हुई, पूरा घर उलट गया। तुम तो किसी काम की नहीं हो। एक काम कहा उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। पता है कितनी महंगी शर्ट थी ये, जाहिल। मास गुस्से में पकता रहा और जुनैरा खामोशी से सुनती रही। मास के जाते ही कमरे की मेज़ पर रखा गुलदान खुद ब खुद किरची किरची होकर बिखर गया। मास बेटा, पानी की मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, ज़रा देख लो, अम्मी ने मास से कहा। जी अम्मी, आप चलिए, मैं ये सवाल हल करके आता हूँ, मास ने कहा। बेटा जल्दी नहीं है, आराम से अपनी पढ़ाई करके देख लेना, अम्मी ने कहा और चली गई। मास ने 10 मिनट बाद किताबें रखी और मोटर देखने चला गया। उस वक्त आंगन में कोई नहीं था। उसके अब्बू भी घर पर नहीं थे। मास ने बटन प्रेस किया तो मोटर चलने लगी। लो जी, अम्मी तो कह रही थी चल नहीं रही, उसने खुद से कहा और बटन को बंद करने उस पर हाथ रखा ही था कि बोर्ड में आग लग गई
और मास का हाथ वहीं चिपक गया। वो वहीं झटके लेता रहा और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल सकी। वो जलकर काला हो गया। एकदम आग बुझ गई और मास उछलकर दूर जा गिरा। कितनी ही देर वो आंगन में पड़ा रहा मगर किसी को खबर नहीं हो सकी। जब मास के वालिद चाबी से लॉक खोलकर घर के अंदर आए तो उनकी नजर मास पर पड़ी। मास! वो दौड़कर पास आए और उसे उठाकर हॉस्पिटल भागे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मास वापस न आने वाले सफर पर रवाना हो चुका था। घर में मातम छा गया। सारे रिश्तेदार मिलने वाले इस जवान मौत पर बहुत दुखी थे। सबकी आंखों में आंसू था। सुनैरा अब भी अपने कमरे में घुसी खामोश बैठी थी। सब समझ रहे थे कि भाई की मौत का सदमा है। सारा भी हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और माँ बाप को दिलासे देती रही। इस मौके पर उसे अपनी फुफ्फो से बहुत ढारस मिली। रुबीना फुफ्फो अपने बेटे जामिन के साथ आई थी। उन्होंने बिखरे हुए दुखी माँ बाप को समेटा। सुनैरा की दादी की हालत भी खराब हो रही थी। माज उनका इकलौता पोता था। माज के कफन दफन के बाद ताया, चचा और रुबीना फुफ्फो वहीं रुक गए थे। रुबीना फुफ्फो ने खामोश बैठी जुनैरा से कहा, जोनी कुछ बोलो बेटा। मगर जुनैरा खामोशी से गर्दन झुकाए जमीन को तकती रही। भाभी, इसका बोलना या रोना बहुत ज़रूरी है, इसे कुछ बुलवाइए। रुबीना फुप्पो ने फिक्रमंदी से जुनैरा की अम्मी से कहा। फिर तो सब ने जुनैरा को हिलाना शुरू किया। पहले तो जुनैरा कुछ नहीं बोली, फिर मुंह ऊपर उठाकर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रुबीना फुप्पो को रसीद किया। रुबीना फुप्पो चकरा कर रह गईं और हक्का पक्का जुनैरा को देखने लगीं। लम्हा भर को किसी के कुछ समझ नहीं आया। अगला लम्हा सबके लिए दांतों तले उंगली दबाने वाला था। जुनैरा ने भारी आवाज में जब कहा, मर गया अपने किए की वजह से, जो मुझसे अड़ेगा अपने अंजाम को जाएगा। सब जुनैरा को चौंक कर देखने लगे। भाई भाई, सोनी ने मास की मौत का असर दिमाग पर ले लिया है। भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरी बच्ची। जुनैरा के चचा बोले, फौरन डॉक्टर को बुलवाओ। ताया अबू ने कहा तो जामिन डॉक्टर को लाने चला गया। डॉक्टर जुनैरा को देखने आया और दवा देकर बोला, अगर यही हालत रहे तो आप इनके पास पहली फुर्सत में पेशेंट को ले जाइएगा। उन्होंने साइकाइट्रिस्ट सुहेल हसन का कार्ड उन्हें देते हुए कहा। घर वालों ने जोनी को पाबंदी से दवा दी मगर उसने किसी से मिलना तक बंद कर दिया था। कोई उसके कमरे में नहीं जाता था। शाम होते ही जोनी तैयार होकर खुशबू लगाकर छत पर बाल खोल कर चली जाती और फजर की अजान से पहले अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लेती। फिर दरवाज़ा शाम को खुलता। ऐसे कब तक चलेगा? हमें जोनी को ज़बरदस्ती ले जाना होगा, जुनैरा के अब्बू ने कहा। और फिर उन्होंने दोपहर में ज़बरदस्ती जुनैरा को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। अंदर सिर्फ पेशेंट को जाने का कहा क्या? सुहेल हसन ने सवाल पूछा। जवाब में जुनैरा खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अच्छा, मैं आपकी हिस्ट्री देखता हूँ। सुहेल हसन ने फाइल देखी। अच्छा, तो आपका नाम जुनैरा है, उसने कहा। जुनैरा खामोश रही। ओके, तो मिस जुनैरा आप क्या करती हैं? सुहेल हसन ने दोबारा सवाल किया। जवाब खामोशी। आपके घर वालों ने आपके भाई मास की डेथ के बारे में बताया। वाकई बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आपकी अपने भाई से काफ़ी दोस्ती थी, राइट? सुहेल हसन ने जुनैरा की तरफ देखकर कहा, मगर जुनैरा ने जवाब देने की कोई जहमत नहीं की। सुहेल हसन ने गहरी सांस ली और अपने चेयर से उठकर खड़ा हो गया। सुहेल हसन ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। फिर वो घूमकर टेबल की दूसरी तरफ बैठी जुनैरा के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मिस जुनैरा, आप क्या समझती हैं कि आप बोलेंगी नहीं तो आपको मैं वापस भेज दूंगा। जब तक आप बात नहीं कर लेती आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। सुहेल हसन का बस इतना कहना था। जुनैरा एक झटके से उठी और जाने के लिए मुड़ गई। मिस जुनैरा, आप यूं नहीं जा सकती। सुहेल हसन ने उसे रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो खुद ब खुद फिजा में ऊपर उठा और एक जोरदार धक्का लगने से दूर जा गिरा
उसकी चेयर उड़ती हुई उसके पास आकर गिरी। अगर वो एक तरफ ना होता तो वो चेयर उसको लग जाती। सुहेल हसन ने मुड़कर जुनैरा की तरफ देखा तो उसे अपने जिस्म से जान खिसकती महसूस हुई। जुनैरा की चोटी के बल खुद ब खुद एक एक करके खुलने लगे और फिर उसके बाल बिखर गए। जुनैरा ने मुंह ऊपर उठाया और उसकी आंखों की पुतली में आग के शोले जल रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी चीज को छुए। जुनैरा के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली। सुहेल हसन ने गिरते पड़ते उठकर भागना चाहा तो उस ताकत ने उसका गला अपनी पकड़ में ले लिया। उसका गला अपने गिरफ्त में जकड़ लिया। सुहेल हसन को अपना दम घुटता महसूस होने लगा और वो दोनों हाथों से किसी अनदेखी पकड़ से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। भाभी बहुत देर हो गई है, अंदर चलकर देखते हैं। रुबीना फुप्पो ने जुनैरा की अम्मी से कहा। चलो। वो उठ गईं और दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गईं। अंदर कदम रखते ही दोनों ठिठक गईं। उनकी नज़र पहले सुहेल हसन पर पड़ी जिसका मुंह लाल गुब्बारा हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, जुनैरा की फुप्पो बोली। जुनैरा की अम्मी जुनैरा की तरफ बढ़ी। मेरी बच्ची। रुक वहीं। जुनैरा के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली। उसने फिर डॉक्टर सुहेल के सामान से भरी टेबल को एक हाथ में पकड़कर हवा में ऊपर उठाया जो उसके सर से ऊपर उठ गई थी। रुबीना फुप्पो ये मंजर देखकर गश खाकर ज़मीन पर जा पड़ी, जबकि जुनैरा की अम्मी ने अपने होश काबू में रखते हुए दुआ पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर में जुनैरा लहरा कर कुर्सी पर जा गिरी और सुहेल हसन ज़मीन पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगे। जुनैरा की अम्मी जुनैरा के गाल थपथपाने लगीं। जोनी, उठो बेटा। जुनैरा ने आंखें खोल दी। सुहेल हसन उठे और बेल बजाकर स्टाफ को बुलाया। उनकी असिस्टेंट साथ आई और जुनैरा की फुप्पो को पानी के छींटे मारे। वो होश में आ गईं, मगर जुनैरा को डरी नज़रों से देखने लगीं। सुहेल हसन ने जुनैरा को वहीं बिठाया और उसकी अम्मी और फुप्पो को लेकर बाहर आ गए और एक तरफ ले जाकर बोले, देखिए, आपको शायद मेरी बात अजीब लगे कि मैं साइकाइट्रिस्ट होकर आपसे ये बात कर रहा हूँ, मगर इस बात पर मेरा यकीन है कि दुनिया में भूत और जिन्नात होते हैं। आप जितनी जल्दी हो अपनी बच्ची को किसी को दिखाएं। ये मेरा मैटर नहीं है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, रुबीना फुप्पो ने कहा। फिर वो लोग वापस घर आ गए। जुनैरा को उसकी अम्मी ने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। फिर दूसरे कमरे में बड़ों की मीटिंग शुरू हो गई। रुबीना फुप्पो ने साइकाइट्रिस्ट सुहेल हसन के यहाँ होने वाली सारी घटना बताई। सब बातें सुनने के बाद जुनैरा की दादी ने अपना सर पकड़ लिया। हजार बार मना किया था इस लड़की को कि मत बसी रहा करो हर वक्त खुशबुओं में, मगर कब मानी है इसने मेरी बात। दादी ने रोते हुए कहा, मुझे तो ज़ारा का जलना और मास की मौत इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है। जुनैरा के चचा बोले तो सब हाँ में सर हिलाने लगे। ज़ारा को बुलाओ, जुनैरा के वालिद बोले। ज़ारा आ गई। बेटा, उस रोज़ क्या हुआ था जब तुम जली थीं? अब्बू ने पूछा। अब्बू, जुनैरा दादी के मना करने के बावजूद परफ्यूम लगाकर मगरिब के वक्त छत पर लेटी हुई थी। मैंने उसे नीचे आने को कहा तो उसने। ज़ारा चुप हो गई। उसने क्या बेटा? ताया अब्बू बोले। उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। ज़ारा ने सर झुकाकर कहा। ओ अल्लाह, इतनी बदतमीज़ी, दादी बोली। तो मैंने अगले दिन उसके सारे परफ्यूम्स ले जाकर फेंक दिए। परफ्यूम्स फेंक कर मैंने नहाने के लिए पानी चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर जैसे ही मैंने शावर दोबारा खोला उसमें से उबलता हुआ पानी निकला, ज़ारा ने बताया। उसके बाद तुम्हारी सोनी से कोई बात हुई थी? चचा बोले। जी चचा जान, जब हॉस्पिटल से वापस घर आकर मैं रूम में आ गई थी तो जोनी ने अकेले में मुझे धमकी दी थी कि अगर अपनी खैरियत चाहती है तो अपने काम से काम रख। मेरे बीच आई तो। और हाँ, याद आया, जब उस रोज़ मैं उसे बुलाने छत पर गई तो मैंने जोनी के ऊपर एक काले बादल जैसा साया देखा था, मगर वो पलक झपकते ही गायब हो गया था।
ज़ारा ने डिटेल बताई। जुनैरा की अम्मी सर पकड़कर बैठ गईं और बोलीं, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर, वो तो नादान थी मगर तू बचाने वाला है। हिम्मत रखिए, मुझे एक हल समझ में आता है, पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। जुनैरा के चचा बोले, जल्दी बताइए भाई साहब। जुनैरा की अम्मी बेताबी से बोलीं, हम जुनैरा का निकाह कर देते हैं। चचा ने कहा, निकाह? ये कैसा हल है भाईजान? रुबीना फुप्पो बोली, हम उसका निकाह करके उसे रुखसत करके दूसरे घर भेज देते हैं, इस तरह उसकी जान इस मुसीबत से छूट जाएगी। चचा बोले, हाँ ये हल ठीक है। ताया अब्बू ने कहा, मगर भाई साहब इतनी जल्दी निकाह कैसे करेंगे, अभी तो मास को गए। जुनैरा की अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। बेगम खुद को संभालिए, मास तो चला गया, क्या आप जुनैरा को खोना चाहती हैं? जुनैरा के अब्बू बोले, अल्लाह न करे, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मगर लोग क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, लोगों की नहीं भाभी, हमारी बच्ची की फ़िक्र करिए। चचा बोले, तुम सबसे अहम बात तो भूल ही गए कि जुनैरा का निकाह करेंगे किससे? दादी ने कहा तो सब एक दूसरे की शक्लें तकने लगे। मैं करूँगा जुनैरा से निकाह, जामिन ने अंदर आते हुए कहा तो लम्हा भर के लिए सब बिल्कुल खामोश हो गए। जुनैरा के वालिद ने खामोशी को तोड़ा। जामिन बेटा, ये जज्बाती बात नहीं, उम्र भर का फैसला है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। ठीक ही तो कह रहा है जामिन। भाई साहब, अगर मांस का मामला नहीं हुआ होता तो मैं 2-4 रोज़ में जोनी का हाथ जामिन के लिए मांगने आने ही वाली थी। रुबीना फुप्पो ने कहा। जुनैरा की अम्मी रोते हुए उनके गले लग गईं। मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं रुबीना? भाभी कर दी ना आपने मेरी खुशी फीकी, भला अपनों को शुक्रिया कहा जाता है, बल्कि अपनों पर तो हक जमाया जाता है, रुबीना ने कहा और दोनों फिर गले लग गईं। तो फिर ठीक है, निकाह में सिर्फ घर वाले होंगे, परसों जुमा है, दोनों बच्चों का निकाह कर देंगे। दादी ने कहा तो सब ने फौरन इस फैसले को मान लिया। जुमे का दिन आ गया, सुबह से ही सब बिजी थे। आज जुनैरा का निकाह था। दोपहर तक ताया अब्बू और चचा की फैमिलीज भी आ गईं। शाम होने लगी तो जुनैरा के अब्बू बोले, अरे रुबीना को कॉल करो, जल्दी निकले, शाम में ट्रैफिक बहुत हो जाता है। उनके कहने पर ज़ारा ने रुबीना फुप्पो को कॉल की। अरे बेटा बस बैठ रहे हैं गाड़ी में, भाई साहब तो ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, कह दो उनसे, पौने घंटे में पहुंच जाएंगे। रुबीना फुप्पो ने हंसते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़ फुप्पो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, रुबीना फुप्पो ने कहा। ज़ारा ने फ़ोन रखकर अपने अब्बू को जाकर बता दिया कि वो पौन घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी की सुई 5 बजा रही थी। वो सब लोग अंजाम से बेखबर अपनी नादानी में सब करे जा रहे थे और खुश थे कि उनका सोचा हुआ हल प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं। 5:15, 6, फिर 6:15 बज गए, मगर रुबीना फुप्पो और जामिन नहीं पहुँचे। अरे भाई, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। अगर किसी वजह से इंसान को देर हो भी रही हो तो इंसान एक कॉल ही कर दे। जुनैरा के अब्बू गुस्सा करने लगे। सब जामिन और रुबीना बेगम को कॉल करने लगे, मगर दोनों में से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। ऐसा करते तो नहीं है वो इस तरह, अल्लाह खैर करे। जुनैरा के चचा बोले। अब तो सब परेशान होने लगे। इतने में घर के नंबर पर बेल हुई। जुनैरा के अब्बू तेज़ी से फ़ोन सेट की तरफ बढ़े। CLI पर रुबीना बेगम का नंबर आ रहा था। उन्होंने जल्दी से रिसीवर उठाकर कान में लगाया और बोले, हद कर दी रुबीना, कहाँ रह गई हो भाई, और जामिन कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? देखिए सर, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, मगर आप फ़ौरन नेशनल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ आई। माफ़ कीजिएगा, आप कौन? जुनैरा के अब्बू ने हैरानी से पूछा। इंस्पेक्टर अजहर बात कर रहा हूँ। इस मोबाइल पर आखिरी नंबर आपका था, इसलिए आपको कॉल की गई है। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी ये मेरी बहन का नंबर है, वो कहाँ हैं? जुनैरा के अब्बू ने घबरा कर कहा, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। जुनैरा के अब्बू रिसीवर छोड़कर दौड़ पड़े। सब उनके पीछे थे। सारा ने जल्दी से रिसीवर उठाया तो उसे मालूम हुआ कि क्या बात है।
जब सबको पता चला तो बाकी लोग उनके पीछे भागे। सारा घर में दादी और जुनैरा के पास रुक गई। जब सब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन सबको अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया। इंस्पेक्टर अजहर ने उन्हें बताया कि जामिन और रुबीना बेगम गाड़ी में आ रहे थे। उनके आगे बड़ा ट्रक सरिया लेकर जा रहा था। अचानक वो ट्रक खराब हो गया और पीछे से तेजी से आती आपकी बहन की कार में ट्रक से बाहर निकले सरिये विंड स्क्रीन तोड़कर घुस गए। जामिन के तो सीने में सरिये आर पार हो गए, उसकी तो मौके पर ही डेथ हो गई। गाड़ी बेकाबू हुई और ब्रिज की दीवार तोड़कर नीचे गिर गई। या अल्लाह! जुनैरा के अब्बू सर पकड़कर बैठ गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन कहाँ है? चचा ने पूछा। वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, उनकी सर्जरी चल रही है। सबको सांप सूंघ गया, सब बैठकर दुआएं करने लगे। डॉक्टर बाहर आए तो सब दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने बताया कि सर्जरी तो हो गई, मगर पेशेंट होश में आने के बजाय कोमा में चली गई। सुनहरा के अब्बू वहीं कुर्सी पर ठह गए। ताया अब्बू और ताई हॉस्पिटल में रुक गए और ज़बरदस्ती सबको वापस भेज दिया। सुनहरा के अब्बू को तो सबने ज़बरदस्ती दवा देकर सुला दिया। दादी जान को चुप लग गई। घर में मातम छा गया था। अम्मी और ज़ारा आंगन में बैठी दादी को दिलासे दे रही थीं। जाने किस मनहूस की नज़र पड़ गई मेरे घर पर। सुनहरा की दादी रोते हुए बोली तो वो दोनों भी रोने लगीं। रोते रोते वो लोग एकदम उछले। आंगन में धमाके से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा। वो एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ आता, आंगन में पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। इसके बाद लगा जैसे छत पर भूचाल आ गया हो। कोई मानो बड़ी बड़ी चीज़ों को इधर से उधर उठा उठाकर पटक रहा हो। वो लोग दौड़कर एक दीवार से जा लगे। या अल्लाह, रहम कर, दादी के मुंह से निकला। ज़ारा बेटा, जोनी को देखो जाकर, कमरे में उठ तो नहीं गई? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो ज़ारा दौड़कर अंदर कमरे में गई। अम्मी! वो वहीं से बोलती हुई भाग कर आई। अम्मी, जोनी कमरे में नहीं है। उसने आकर बम फोड़ा। मेरी बच्ची! सुनैरा की अम्मी ने कहा। एकदम छत पर से मर्दाना हंसी सुनाई दी। तीनों की नज़र एक साथ ऊपर उठी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। छत की मुंडेर पर सुनैरा हाथ छोड़े खड़ी थी और मर्दाना हंसी उसके मुंह से निकल रही थी। बाल उसके हवा में ऊपर उठे हुए थे और आंखों की पुतली में शोले भड़क रहे थे। कौन है तू और तेरी मंशा क्या है? सुनैरा की अम्मी फट पड़ी तो एकदम सुनैरा की हंसी रुक गई। देख लिया अंजाम मेरे बीच आने का? ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ हर हालत में लेकर जाऊंगा। सुनैरा ने अपना सीना ठोकते हुए कहा। ये मेरी बेटी है, तेरी चीज़ नहीं नामुराद। सुनैरा की अम्मी ने गुस्से से कहा। बस उनका इतना कहना था कि उन्हें एक झटका लगा और वो अपनी जगह से उठकर हवा में टंग गईं। उन्हें किसी ने चोटी के बल लटका दिया था। तकलीफ से उनके मुंह से चीखें निकल गईं और वो अपने आप को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करने लगीं। एकदम दादी ने दवाएं पढ़ना शुरू कर दी। एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि जुनैरा की अम्मी नीचे आ गिरी। ज़ारा ने ऊपर देखा तो जुनैरा छत की मुंडेर से गायब थी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ज़ारा ने पूछा। मुझे छोड़ो बेटा, तुम सोनी को देखो, अम्मी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ज़ारा डरते डरते ऊपर गई तो देखा जुनैरा छत पर बेहोश पड़ी थी। ज़ारा लगातार दुआ पढ़ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हॉस्पिटल से कॉल आई कि रुबीना बेगम को होश नहीं आ पाया और कोमा में ही उनका इंतकाल हो गया। जुनैरा के अब्बू को जब खबर दी गई तो एकदम वो हॉस्पिटल दौड़ पड़े। दादी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। वो संभाले नहीं संभल रही थी। जुनैरा के अब्बू अपनी बहन को दफनाकर घर वापस आए और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई तो उठ कर गए और उसे पैसे देने लगे। फ़कीर ने नोट लेते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। सुनैरा के अब्बू ने उसे देखा तो वो बोला, वो अपना कहा ज़रूर करेगा। उसकी नज़रें आसमान पर थीं। एकदम सुनैरा के अब्बू को झटका लगा। वो वज़ू करके मस्जिद की तरफ गए। उनका दिल डूब रहा था। उनके प्यारे एक एक करके उन्हें छोड़ कर जा रहे थे और वो बेबस थे।
मस्जिद जाकर वो अपने रब के आगे सजदे में गिर गए। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, मेरी सोनी को इस अजाब से बचा ले। आज मैं तुझसे अपनी बच्ची के लिए इस अजाब से छुटकारा मांगने आया हूँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। उन्होंने अपने रब के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। वो लगातार रोए जा रहे थे। उनकी चाय नमाज आंसुओं से तर हो गई थी। कितना वक्त बीत गया उन्हें पता ही नहीं था। वो मस्जिद में ही थे कि किसी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे उठने लगे। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो बरसों के बीमार लग रहे थे। उनका चेहरा, दाढ़ी, चाय नमाज आंसुओं से तर हो रही थी। उन्होंने नज़र ऊपर की तो वो मस्जिद के इमाम साहब थे जिन्होंने उन्हें उठाया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि आपको इस तरह परेशान करके उठाया, मगर मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ और आपको इस तरह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। दरअसल आपकी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इमाम साहब ने जुनैरा के अब्बू से प्यार से कहा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। जुनैरा के अब्बू ने कहा, आप उठिए और मेरे साथ आइए। इमाम साहब ने कहा और उन्हें अपने साथ ले गए। इत्मीनान से बैठिए। उन्होंने जुनैरा के अब्बू को एक जगह बिठाया और पानी पिलाया। अब बताइए आपको क्या परेशानी है? उन्होंने पूछा तो जुनैरा के अब्बू ने सारी बात उनको बता दी। सारी बात डिटेल से सुनने के बाद इमाम साहब बोले, परेशान मत होइए, हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। बस ऊपर वाले से मदद मांगकर हम इस हल को तलाश करने की कोशिश करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। आप ऐसा करिए, एक कागज़ पर बच्ची और उसकी अम्मी का नाम मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके काम आ सकूँ। आप 3 दिन बाद आइए मेरे पास। जुनैरा के वालिद ने जल्दी से जुनैरा और उसकी वालदा का नाम इमाम साहब को बता दिया और घर आ गए। इमाम साहब की बातों से उन्हें कुछ ठारस हुई थी। 3 दिन तक जुनैरा ने घर वालों को खूब परेशान किया। जैसे तैसे 3 दिन गुजर गए। जुनैरा के अब्बू इमाम साहब के पास गए। नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम साहब के साथ उनके हुजरे में चले गए। इमाम साहब बोले, मोहतरम, मैंने 3 दिन तक पढ़ाई की। इससे आपकी बच्ची के लिए काफ़ी कुछ मालूम हुआ है। ये एक इफ़रीत जिन है और इफ़रीत जिन बेहद ज़िद्दी और ख़तरनाक होते हैं। ये एक नहायत ज़िद्दी जिन है जो आपकी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसके इरादे बेहद ख़तरनाक हैं। वो किसी कीमत पर आपकी बच्ची को छोड़ने पर तैयार नहीं है। अब क्या होगा इमाम साहब? जुनैरा के अब्बू परेशानी से बोले। मेरी हद जितनी थी उसके मुताबिक मैंने ये सब डिटेल मालूम की है। वो बहुत ताकतवर इफ़रीत जिन है और अपने मकसद की राह में आने वाली हर चीज़ को मिटा देने के लिए तैयार है। आपकी बहन और भांजा भी उसका शिकार हुए। आपने कितनी बड़ी गलती की जो उस जिन के होते हुए बच्ची के निकाह का फैसला किया। वो जिन अपने होते हुए भला आपकी बच्ची का निकाह होने देगा? आप पहले किसी से मालूम तो कर लेते, शायद आपके भांजे की जान बच जाती। इमाम साहब ने बताया। तो अब फिर मैं क्या करूं? मेरी बच्ची। जुनैरा के अब्बू इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हिम्मत रखिए जनाब, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। मेरे जानने वाले एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनसे बात की है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, इमाम साहब ने कहा और फिर उन्हें डिटेल बताने लगे। कमरे में बुजुर्ग बैठे थे, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी के पीछे नूरानी चेहरा, सर झुकाए, आंखें बंद किए उनके होठ हरकत कर रहे थे और हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। सब सर झुकाए उनके इंतज़ार में थे कि वो कुछ कहें। काफ़ी देर गुजर गई, फिर एकदम उनके होठों की हरकत रुक गई और तस्बीह के दाने भी ठहर गए। उन्होंने आंखें खोल दी और इधर उधर नज़रें घुमाई। फिर वो किसी से बिना कुछ कहे खामोशी से खड़े हो गए। जुनैरा के अब्बू भी उनके साथ उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर निकलने लगे। जुनैरा के अब्बू ने उनके पीछे आना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। जुनैरा के अब्बू वहीं रुक गए। वो बुजुर्ग पहली दफ़ा जुनैरा के घर आए थे, मगर वो किसी से रास्ता पूछे बगैर चलते गए। लाइन से 3 कमरे बने हुए थे।
जिनमें तीसरा कमरा सुनहरा का था। तीनों कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही बुजुर्ग ने वहां कदम रखा, धड़ाक से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो आगे बढ़े तो दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो गया। फिर वो सुनहरा के कमरे के आगे पहुंचे तो उसके कमरे का दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने अपनी उंगली दरवाजे पर रखी और दरवाज़ा इशारे से खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा खूब हो रहा था। बुजुर्ग ने अंदर कदम रखा तो एकदम कमरे में रोशनी हो गई। सामने बिस्तर पर सुनहरा घुटने के बल बैठी हुई थी। उसने अपने सारे बाल खोलकर आगे चेहरे पर डाले हुए थे, जिनसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम कमरे में मौजूद अलमारी में लगा शीशा धमाके से टूटकर किरची किरची होकर जमीन पर बिखर गया। फिर एक तरफ रखी हुई कुर्सी हवा में उड़ती हुई सामने की दीवार से जा टकराई और नीचे जा पड़ी। बंद कर अपनी ये शोबाजी, बुजुर्ग ने रौबदार आवाज से कहा तो कुछ लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनहरा के मुंह से मर्दाना हंसी निकलने लगी। फिर तो कमरे में तूफान आ गया। एक एक करके कमरे में मौजूद सारी चीज़ें हवा में उठकर थम से नीचे गिरती, फिर ऊपर उठती, फिर दोबारा नीचे गिर जाती। कमरे से आती आवाज़ों से घर वाले डर रहे थे और लगातार दुआएं मांग रहे थे। बुजुर्ग ने पढ़ना शुरू किया तो सारी चीज़ें धीरे धीरे नीचे अपनी जगह पर आ गईं। सुनहरा ने ज़ोर ज़ोर से झटके लेने शुरू कर दिए। फिर उसके मुंह से गालियों का तूफान निकलने लगा। सुनहरा ने अपनी जगह से हिलने की लाख कोशिश की, मगर वो 1 इंच ना हिल सकी। ऐसा लगता था कि किसी ताकतवर जंजीरों से जकड़ दिया हो। पहले तो वो जोर लगा रही थी, फिर उसके मुंह से गुर्राहट निकलने लगी। फिर वो जोर से दहाड़ी, छोड़ मुझे। मगर बुजुर्ग इत्मीनान से खामोश खड़े रहे। मैं कहता हूँ छोड़, वरना पछताएगा। सुनहरा ने गुर्राते हुए धमकी दी। बकवास बंद कर और छोड़ दे इस बच्ची को। क्यों परेशान कर रहा है इसे? बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके महकते वजूद ने मुझे इस पर आशिक होने पर मजबूर कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं इसको हासिल करके रहूँगा। सुनहरा के मुंह से भारी सी आवाज़ निकली। छोड़ना तो इसे तुझे पड़ेगा, बुजुर्ग ने जवाब दिया। इम्पॉसिबल, ये मेरी चीज़ है और मैं इसे ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिन ने गुस्से से कहा, ये कोई चीज़ नहीं, जीती जागती बच्ची है और इस पर तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। और रही बात ले जाने की, तो इसे तू क्या लेकर जाएगा? पहले अपने जाने की फिक्र कर। बुजुर्ग का इतना कहना था कि सुनहरा के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलना शुरू हो गईं। सुनहरा ने सर पटकना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, जिन ने गुर्राते हुए कहा, मगर बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बुजुर्ग पढ़ते रहे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। अब उसकी आवाज़ में तकलीफ थी। जाने दो मुझे, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। निकल गए तेरे कसबल, बुजुर्ग ने कहा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जिसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। सिर्फ इतना नहीं कि चला जाऊंगा, वादा कर कि इस बच्ची को यहीं छोड़कर जाएगा, तो फिर तेरी बात पर गौर होगा। बुजुर्ग ने पढ़ाई रोक कर कहा तो कुछ लम्हे सुनहरा खामोश रही। फिर बुजुर्ग ने पढ़ाई शुरू कर दी तो सुनहरा के मुंह से चीखें निकलने लगीं। माफ़ कर दे, मुझे मंजूर है, मुझे जाने दे, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, जिनने तकलीफ के अंदाज में बिलबिलाते हुए कहा। ठीक है, बुजुर्ग ने कहा और फिर कुछ पढ़कर सुनहरा की तरफ फूंक मारी तो सुनहरा के जिस्म से धुआं निकलकर फिजा में खुल गया और सुनहरा धप से बिस्तर पर गिर पड़ी और बेसुध हो गई। बुजुर्ग कमरे से निकल गए और वापस सुनहरा के घर वालों के पास गए और सुनहरा की अम्मी को एक तावीज़ दिया और बोले, लम्हा बर्बाद किए बगैर ये बच्ची के गले में डाल कर आओ। सुनहरा की अम्मी ने तावीज़ लिया और दौड़ती हुई गईं और उसे सुनहरा के गले में डाल दिया और वापस आ गईं। फिर बुजुर्ग बोले, उस मरदूद से बच्ची की जान छूट गई है, मगर भूल कर भी ये तावीज़ बच्ची के गले से नहीं उतरना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जब तक ये तावीज़ बच्ची के जिस्म से लगा रहेगा, वो मरदूद कभी चाह कर भी
उसके करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे ज़िद्दी इफरीत जिन दोबारा भी काबिज हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं। ये तावीज़ ज़िंदगी भर उस बच्ची के गले में रहना चाहिए और पहली फुर्सत में आप इस बच्ची का निकाह कर दें। शादी के बाद भी ये तावीज़ उतरना नहीं चाहिए। ये बोलकर बुज़ुर्ग खामोश हो गए। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? सुनैरा के वालिद ने रोते हुए बुज़ुर्ग के हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा लिए। शुक्र मेरा नहीं, उस पाक ज़ात का अदा करो जिसके हाथ में सब कुछ है, बुज़ुर्ग बोले और उनसे रुखसत लेकर चले गए। सोनी, ज़रा फ़ोन तो लगाओ। किसको अम्मी? सोनी ने पूछा। तुम्हारी निकहत आंटी को। सुनैरा ने नंबर डायल किया और आवाज़ देकर अम्मी को बुला लिया। अम्मी ये लीजिए, बेल जा रही है। 3 बेल्स के बाद निकहत आंटी ने खुद फ़ोन रिसीव किया। कैसी हो निकहत? सुनैरा की अम्मी ने पूछा। मेरी छोड़ो, तुमने आज कैसे याद कर लिया बेवफा? निकहत आंटी ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम तो जैसे मुझे रोज़ कॉल करती हो। सुनैरा की अम्मी ने कहा। हाँ भाई, वक्त का पता ही नहीं चलता। खैर, सब कैसे हैं? निकहत ने पूछा। सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है। 27 सितंबर को ज़ारा और सुनैरा दोनों की शादी है, सुनैरा की अम्मी ने कहा। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, निकहत आंटी ने खुशी से कहा। लड़के क्या करते हैं? निकहत आंटी ने पूछा। भाई, ज़ारा का होने वाला शौहर तो डॉक्टर है, जबकि सोनी का होने वाला शौहर उसकी दोस्त राबील का देवर है और वो इंजीनियर है। रिश्ते दोनों अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों की शादी एक साथ कर दूं। सुनैरा की अम्मी ने बताया। बिल्कुल ठीक किया तुमने, फ़िक्र मत करो, मैं ज़रूर आऊँगी, निकहत आंटी ने कहा और फिर दोनों बातों में बिज़ी हो गईं। सुनैरा के वालिद नमाज़ पढ़कर घर आए और ख़ामोशी से सोफ़े पर बैठ गए। सुनैरा की अम्मी उन्हें इस तरह देखकर परेशान हो गईं और आकर बोलीं, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेगम, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गए। मगर क्या? सुनैरा की अम्मी उनके पास आकर बैठ गईं। आज ज़ारा और सोनी की हल्दी थी। मस्जिद में इमाम साहब मिले थे। उन्होंने ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि हमारे मोहसिन, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने सोनी को उस मुसीबत से निकाला था, अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी बदौलत आज हम अपनी बेटी को इस घर से विदा कर रहे हैं। उन्होंने दुखी होते हुए कहा तो सुनैरा की अम्मी रोने लगीं और बुज़ुर्ग के लिए दुआ करने लगीं। बेटा, कोशिश करना कि सारे काम पहले ही निपटा लो, वरना आखिर तक कुछ न कुछ होता रहता है और फिर विदाई देर से की जाती है, दादी ने कहा। जी बेहतर अम्मी जान, सुनैरा की अम्मी ने कहा। दादी अपने कमरे में चली गईं। सुनिए, न जाने क्यों मेरा दिल डर रहा है, सुनैरा की अम्मी बोली। नहीं बेगम, ये सिर्फ वहम है। जब तक ये खबर आपने नहीं सुनी थी तो आप मुतमईन थीं, आप संतुष्ट थीं। हिम्मत से काम लीजिए। और याद है ना, शाह साहब ने वो तावीज़ दिया था और कहा था कि इसके होते हुए वो इफरीत जिन चाहकर भी हमारी बच्ची के करीब नहीं आ सकेगा। सुनैरा के अब्बू बोले, आप दुआ करिए कि हमारी बेटी खैरियत से रुखसत होकर अपने घर की हो जाए। वो जिन छत पर टहल रहा था, उसकी हरी चमकती आंखें अंधेरे में और भी खौफनाक मालूम हो रही थीं। नीचे ज़ारा और सुनैरा के हाथों में मेहंदी लग रही थी और वो बेचैनी से सुनैरा को देख रहा था, मगर वो अपनी हद से आगे न बढ़ने पर मजबूर था। वो बेबस नज़रों से उसके खूबसूरत हाथों को देख रहा था। छत पर किसी के आने की चाप सुनकर वो छलांग लगाकर दूसरी छत पर चला गया। ज़ारा अप्पी, मुझे तुम्हारे सूट का कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सोनी ने कहा। चंदा, यहाँ मैं तुम्हें अपना सूट ऑफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि ये ससुराल से आया हुआ मेरी शादी का सूट है। मेरी सास घर में कदम रखते ही मेरा भुर्ता बना देंगी। सारा ने मजाक किया तो दोनों हंसने लगीं। दोनों अपने कमरे में तैयार हो रही थीं और ब्यूटिशियन उन्हें तैयार करने घर आई हुई थी। मैडम, ये तावीज़ आपके गले से नज़र आएगा, ब्यूटिशियन ने सुनैरा से कहा। आप इसे पिन से कमीज़ के अंदर सेट कर दें और इसको उतारना मेरे बस में नहीं है,
सुनैरा ने साफ कहा तो ब्यूटिशियन चुप हो गई। मैं तो हर दफ़ा की तरह आज भी तुमसे पहले रेडी हो गई हूँ जोनी, ज़ारा ने कहा तो जुनैरा मुस्कुराने लगी। अच्छा, मैं ज़रा अम्मी के पास उनके रूम में जा रही हूँ, मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, फिर तो मैं चली जाऊँगी, ज़ारा ने दुखी लहजे में कहा। ठीक है आपी, मेरा बस हेयर स्टाइल रह गया है, मैं भी वहाँ आ जाऊँगी, सुनैरा ने कहा तो ज़ारा गर्दन हिलाने लगी। कमरे से निकलने से पहले वो वापस आई और सुनैरा के गले लग गई। जाने क्यों अजीब सा लग रहा है जोनी, फिर हम मिलेंगे या नहीं, सारा ने भर्राए हुए अंदाज से कहा तो सुनैरा भी रोने लगी। फिर अलग हटकर बोली, आपी तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे विदा होकर यूएस जा रही हो। कुछ घंटों की दूरी पर घर है और सेकंड में मोबाइल पर कॉल लगेगी। क्या हो गया, उसने ज़ारा से कहा तो वो रोते हुए भी हंसने लगी। मैं भी पागल हूँ, ज़ारा ने कहा तो सुनैरा छट बोली, ये तो बिल्कुल सच है, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ज़ारा हंसती हुई कमरे से चली गई। सुनैरा चेयर पर आकर बैठ गई। ये दिन ही ऐसा होता है कि इंसान नर्वस हो जाता है, ब्यूटिशियन ने ज़ारा की हालत पर कहा तो सुनैरा हाँ में सर हिलाने लगी। फिर दादी जोनी के पास आईं और जोनी की पलाएं लेने लगीं। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, उन्होंने कहा तो जोनी ने मुस्कुराकर नज़रें नीची कर लीं। दादी चली गईं और ब्यूटिशियन ने सुनैरा के सुनहरे बालों को हाथ में पकड़ा और कंघे से बालों को तेज़ी से समेटने लगी। ऊपर नीचे जाते कंघे में अचानक तावीज़ की डोरी अटकी और उसकी गिरह खुल गई। तावीज़ कब सुनैरा के गले से निकलकर नीचे गिरा उसे मालूम ही नहीं हो सका। ब्यूटिशियन इससे पहले कि कुछ करती, कमरे में अंधेरा छा गया। फिर जब रोशनी हुई तो ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी और सुनैरा दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे। उसने परफ्यूम की बोतल उठाई और अपने ऊपर स्प्रे कर लिया। वो अकेली नहीं थी, उसके बराबर में एक नौजवान खड़ा था। उसकी हरी आंखें सोनी पर ही थीं। तुम सिर्फ मेरी हो, आज मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा, उसके मुंह से आवाज़ निकली। सुनैरा ने उस नौजवान की आंखों में देखा और फिर वो कहीं खोती चली गई। सोनी, दरवाज़ा खोलो, ज़ारा ने वापस आकर दरवाज़ा नॉक किया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो सीधी अम्मी के पास गई। उन्होंने दादी से कहा। फिर अम्मी, अब्बू, दादी सब सोनी के कमरे के बाहर जमा हो गए। अम्मी ने तो दरवाजे को तोड़ देने वाले अंदाज से पीट डाला मगर कोई जवाब नहीं आया। अब्बू और चचा ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। सब अंदर आ गए। वहाँ एक तरफ ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी मगर सुनैरा का कहीं नामो निशान नहीं था। दादी ने अटैच बाथ में झांका, वो भी खाली था। सब ने ब्यूटिशियन को उठाया तो उसने बताया कि एकदम लाइट चली गई थी, फिर उसे कुछ याद नहीं, मगर सब हैरान थे कि लाइट तो गई ही नहीं। एकदम दादी ने कमरे में रची परफ्यूम की खुशबू पर गौर किया तो वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गईं। वहाँ उनका वेलकम परफ्यूम की खुली हुई बोतल ने किया। दादी ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा तो उनके पैर के नीचे कोई चीज़ आ गई। उन्होंने झुककर उठा लिया। वो चीज़ कुछ और नहीं, सोनी के गले में पड़ा बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ था। उस ज़िद्दी जिन ने अपनी ज़िद पूरी करके छोड़ी। ये मेरी चीज़ है और मैं इसे ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। बड़ों की बात को इग्नोर करके कभी हम बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। अगर बड़े कुछ समझाएं तो हमें समझना चाहिए, इसमें ज़रूर हमारी भलाई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।